डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रयास करूंगा आपको दो टॉपिक एक साथ कराने के, वो है राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। जब ये दोनों टॉपिक हमारे समाप्त होंगे तो प्राचीन काल के टॉपिक खत्म और उसके बाद हम मध्यकाल के लेक्चर प्रारंभ करेंगे। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जिस पाठ्य सामग्री के माध्यम से लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ वो मैंने PDF अपनी इस किताब से ली हुई है, जिसका 9th एडिशन आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा ये सामान्य अध्ययन की पुस्तक प्रकाशित की गई है और इसमें 3300 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। 2022 तक प्रमुख वनडे एग्जामों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को मैंने विषयवार इसके अंदर शामिल किया हुआ। तो जब आप ये किताब खरीदेंगे तो आप दो किताबों का मूल्य जो है एक ही किताब से पा जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक जो आप अलग से खरीदते हैं वो इसके अंदर ही उपलब्ध है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है शुरुआत, वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है ये दक्कन के अंदर स्थापित हुआ और इन्होंने जिस वंश को हटाकर अपने वंश की स्थापना करी वह कहलाता है चालुक्य, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, जिसका नाम दंतिदुर्ग है, जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये दंतिदुर्ग है। और दंतिदुर्ग जो सामंत था चालुक्यों का, परंतु उसके अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को इसने पराजित किया और अपने नए वंश की इसने नींव रखी। उसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, इसके अंदर तीन शासकों का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। एक तो कृष्णा प्रथम, दूसरा अमोघवर्ष और तीसरा जो है वो है कृष्णा तृतीय। इन तीन के बारे में ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और इसके अलावा अन्य जो उपलब्धि हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में या स्थापत्य कला के क्षेत्र में या धार्मिक मामलों में एक इसके अनुयायी थे, उनको भी उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जामों में आते हैं, तो उन्हें करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देख लीजिए। इनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ थी, कहाँ पर इनका शासन था। तो यहाँ मैं आपको भौगोलिक नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र से लेकर ये महाराष्ट्र हो गया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र है। और ये जो मैंने कर्नाटक में गोला बनाया हुआ रेड कलर का, ये गोला है जहाँ बादामी के चालुक्य थे, जिनकी राजधानी बादामी थी या वातापी थी। और जो राष्ट्रकूट वंश थे, इनकी जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, वो कहलाती है मयूरखड़ी, इनकी पहली राजधानी। इसके बाद इन्होंने दूसरी राजधानी स्थापित करी मान्यखेत। अमोघवर्ष जो शासक था उसने मान्यखेत नाम से इनकी नई राजधानी बनाई और वही राजधानी अंतिम राष्ट्रकूट शासक तक बनी रही। तो राजधानी के रूप में जब नाम आएगा तो मान्यखेत आएगा। और ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र और तेलंगाना का ये क्षेत्र, इसको ही दक्कन कहते हैं। जो वर्ड आता है वो आता है दक्कन, ये दक्कन कहलाता है। तो ऊपर के क्षेत्र में इनका प्रभाव था। और जो ये इधर तमिलनाडु की बात हम करते हैं तो ये कहलाता है दक्षिण भारत। इन दोनों के बीच में यह अंतर है जब दक्कन और दक्षिण की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके जो प्रमुख शासक थे, हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया, वो और मैं बताता चलूँ आपको। देखिए, हमारे यहाँ एक धार्मिक नगरी है उज्जैन, जहाँ पर शिव जी का एक बड़ा मंदिर है। और उस वहाँ पर ही उज्जैन के अंदर ही दंतिदुर्ग ने था। तो ये दक्कन का शासक, परंतु इसने हिरण्यगर्भ धार्मिक महादान यज्ञ का आयोजन कराया। कौन सी जगह पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर स्थान की बात आने लगे तो उज्जैन कहाँ पर है, हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित। ये पॉइंट जो हम कर लेंगे। इसके अलावा इनका शाही प्रतीक कौन सा था, गुरुड़, या फिर जिसे गोल्डन ईगल इंग्लिश में कहते हैं, जो आम भाषा में चील कहते हैं पक्षी को, वही ईगल के नाम से जाना जाता है। और कई जगह पे आप देखो, चाहे अमेरिका के अंदर जो उनका राष्ट्रीय चिन्ह है, रूस के अंदर जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो उसमें इन ईगल को दर्शाया भी जाता है। अब इनका जो पहला शासक है उसका नाम है कृष्णा प्रथम। जब यहाँ पर देख रहे हैं कृष्णा प्रथम,
इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह कौन सी है? सबसे बड़ी उपलब्धि है इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये जो एलोरा पड़ता है, एलोरा आप जानते ही हो कि अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो वहां एक पूरी की पूरी चट्टान को काटकर ये प्रसिद्ध शिव का मंदिर बनाया गया, जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं। यहाँ पर एक बात और हम करते हुए चलें कि यदि ये पॉइंट आता है हमारे पास में कैलाशनाथ मंदिर, क्योंकि हमने पहले किया था कि कैलाशनाथ मंदिर भी था, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण तो कराया था कौन से शासकों ने? जिनको हम कहते हैं जो, हाँ ध्यान कीजिए, मैंने आपको कराया था कि जो पल्लव शासक था नरसिम्हवर्मन, उसने निर्माण कराया था कैलाशनाथ मंदिर। तो यहां पर अगर आए कैलाशनाथ मंदिर, तो कैलाशनाथ कहां पर है? हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु। और इसका निर्माण कौन से वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव। और अगर हम कहेंगे कैलाश मंदिर, कैलाश, तो इसमें नाम क्या आएगा? इसमें नाम आएगा, शासक वंश आएगा राष्ट्रकूट, और जगह का नाम क्या आएगा? जगह का नाम आएगा एलोरा। सॉरी, एलोरा। ये कहां पर पड़ता है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये और हम इसके साथ में ध्यान रखते हुए चलेंगे, ताकि इस संदर्भ का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसे सही तरीके से आंसर दे पाए। वापस चलते हैं इसमें। और ये इतना भव्य है कि इसको कहा गया है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना गया है, यानी कि एक तरीके का ये वंडर है। और इसी को, इस मंदिर को यूनेस्को ने, जो पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, उसने विश्व विरासत स्थल के अंदर भी इसको शामिल किया हुआ है। एलोरा के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको कराना शुरू करूंगा तो उसके संदर्भ में वहां पर मैं बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर जो पॉइंट आया वो आया, इसके बाद अगला जो शासक है उसका नाम है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है इनका सबसे प्रख्यात शासक है, और उसके बारे में इसने 64 साल तक शासन किया, 64 वर्षों तक राज किया। और वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो शासक हैं भारत में। अगर हम अकबर और औरंगजेब की भी बात करें, उन्होंने भी लगभग 50 साल तक राज किया। तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में अमोघवर्ष का नाम आता है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है जो यूपीपीसीएस में है। इसके पिता थे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के जब एक अभियान के दौरान जब वो युद्ध में गए थे, तो उस समय पर सैनिक छावनी में ही अमोघवर्ष का जन्म हुआ था। ये पॉइंट भी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ। और फिर अब मैं आपको कराता हूँ वो पॉइंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि अमोघवर्ष के बारे में और भी कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य है। अमोघवर्ष जो है स्वयं भी एक विद्वान था, और इसने कई सारी जो किताबें हैं उनकी रचना का श्रेय भी इसको जाता है। जैसे इसने जो किताब लिखी वो लिखी है, एक तो कविराज मार्ग, कविराज मार्ग एक, और दूसरा प्रश्नोत्तर मलिका, या मालिका लिख देंगे। तो ये दोनों के लेखक कौन है? अमोघवर्ष। ये पॉइंट। अन्य विद्वान कौन कौन से थे और उनकी पुस्तक, ये और मैं यहां पर लिख देता हूं। अन्य विद्वान के अंदर जो नाम आता है, एक नाम आता है जैन आचार्य जिनसेन का। इन्होंने किताब जो लिखी है वो है आदि पुराण। फिर आते हैं महावीराचार्य। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है गणित सार संग्रह। एक ये पॉइंट हो गया पुस्तकें और वो। इसके बाद आता है, ये अन्य विद्वान मैंने लिख दिया। फिर आता है कि इनकी जो राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की, वो राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। इसे राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया? उसमें भी नाम जो आएगा वो अमोघवर्ष का आएगा। इससे पूर्व की राजधानी जो थी, पूर्व की राजधानी
वह थी मयूर खाड़ी। ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और है कि इनके जो जीवन का अंत है वो किस प्रकार से हुआ, तो इन्होंने स्वयं की जल समाधि के द्वारा अपनी देह को त्यागा। तो अगर ये पॉइंट आएगा जल समाधि, द्वारा देह त्याग, ये कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा, इनको और आप लोग शामिल कर लेना। और नोट्स बनाने के लिए जैसे बुक में अंदर भी आपको अलग से लिखना है, तो इसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट और उसके बाद लिख ले, वरना वीडियो को रोककर इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था कि 3 जो शासक थे उन्हीं के नाम आप लोगों को ध्यान रखने। और तीसरा शासक कौन है इनका, तीसरा जो शासक है वो है कृष्णा तृतीय। मैं देख लेता हूं अगर इसमें मैंने पॉइंट दे रखा है। हाँ, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिए जो मैंने आप लोगों को साहित्य में लिखवाया था, इसने यहाँ पर दे रखा है कि अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, और दूसरी किताब मैंने बताई थी प्रश्नोत्तर मल्लिका, दोनों की दोनों, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका दोनों कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। हालांकि इन्होंने किसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, संस्कृत, और लेकिन कन्नड़ भाषा में भी इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो 2 भाषाएं इनकी आधिकारिक भाषा थी, संस्कृत और कन्नड़। इसके अलावा इनके इसमें जो प्रमुख विद्वान थे जिनको इन्होंने आश्रय दिया वो है महाकविचार्य जिनसेन, मैंने दोनों किताब लिखवा दिए, और शक्तयान। शक्तयान जो है इसने किताब लिखी थी, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, उस किताब का नाम है अमोघ वृत्ति। अमोघ वर्ष के ऊपर ही लिखी गई थी, अमोघ वृत्ति। इनको और आप लोग लिख लेना। और इस तरीके से हमारे जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको इसके अंदर बताता हुआ भी चल रहा हूँ। इसके अलावा एक मैं शासक का नाम और बताऊंगा, और उससे जुड़ी हुई 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको कराता हुआ चलूंगा। तीसरा शासक जो है, जो मैंने कहा था कि आपको 3 शासक इसके बारे में ध्यान रखना है, इस वंश के बारे में, और तीसरा शासक जो है वो है कृष्णा तृतीय। कृष्णा तृतीय के बारे में जो पॉइंट है कि इसके समय पर राष्ट्रकूट और चोल वंश के राजाओं के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। और इसका पहला पॉइंट है कि इसने, कृष्णा तृतीय ने चोल शासक जिसका नाम था प्रांतक प्रथम को पराजित किया, और उनकी जो राजधानी थी चोल वंश की, वह राजधानी थी तंजावुर। और इस उपलक्ष्य में उपाधि कौन सी धारण करी, तंजय कोंड। तंजय कोंड, तंजय कोंड का मतलब हो गया, तंजय कोंड का मतलब हो गया तंजौर या तंजावुर जिसको कहते हैं, तंजौर का विजेता। और तंजौर राजधानी थी चोल शासकों की। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जब चोल वंश समाप्त होगा तो मैं दिखाऊंगा वहां पर कन्नड़ भाषा के 3 रत्न हैं, उनमें से एक रत्न जो है वो पौन है। तो विद्वान का नाम है पौन, और विद्वान पौन रचनाकार किसके हैं, शांति पुराण। ये हो रहा, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो केवल 3 राजाओं के बारे में आप लोगों को इसके अंदर करना है, और बाकी पॉइंट्स जो हैं आप जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इस राष्ट्रकूट वंश के, वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर स्थापत्य कला तो मैंने आपको बता दिया कि स्थापत्य कला में इन्होंने शैलकृत मंदिर का निर्माण करा। एक और सवाल एग्जाम में है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो और चाहे पीसीएस का, उसमें आया हुआ है कि कौन सा स्थान ऐसा है, एलोरा वो एकमात्र स्थान है जहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू
यानी कि ब्राह्मण धर्म, तीनों को समर्पित गुहा मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर होगा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एलिफेंटा जो गुफा है, जो मुंबई से अगर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाए तो वहाँ से जो नाव है, शिप है, वो जाती है एलिफेंटा पर्यटकों को घुमाने के लिए। यहाँ मुख्यतः शैव धर्म को समर्पित गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन जो है ये भी यूपीपीसीएस में आया। त्रिमूर्ति यानी कि तीन जो मुख है शिव जी के वो दिखाए हुए हैं। साथ ही एलोरा की गुफा में एक और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए प्रतिमा चित्रित की गई है एलोरा के मंदिर में। एक क्वेश्चन जो सीडीएस के एग्जाम में आया कि जब मैंने आपको जैन धर्म कराया था तो ये बताया था कि जैन धर्म को आश्रय देने वाले जो प्रमुख वंश है वह कौन से, तो उसमें हमारा आंसर आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश जो है जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे और अमोघ वर्ष के समय पर एक प्रमुख जैन आचार्य कौन थे, जिनसेन। मैंने बताया था इनकी जो पुस्तक है जिसकी रचना इन्होंने करी वह क्या कहलाती है, आदि पुराण। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो अब हमारा जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने करा दिए। अब मैं अगला टॉपिक जो है मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा और वो टॉपिक होगा चोल वंश। जैसे मैंने कहा था मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबी ना बने क्योंकि बच्चों की रुचि जो है छोटी वीडियो में ज़्यादा रहती है। तो अगला जो वीडियो है वो मैं चोल वंश का बनाऊंगा और उसके साथ ही हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक को समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।